नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट 2023 और 24 के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बजट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको यहाँ पर लिखने और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आपको कुछ भी यहाँ पर करना नहीं है, सिर्फ हमारे साथ बने रहना है अंत तक, यानी जब तक यहाँ पर ये वीडियो चलेगा। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आरपी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। इस डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट है कि बजट जो होता है, बजट का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक पे बात करें तो बेसिक पे आपको यहां पर ध्यान देना है कि बजट जैसी कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो फिर क्या होता है? एक्चुअली में होता है हमारे यहाँ पर आर्टिकल 112। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसी कोई भी चीज नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है? उसकी जगह पर है दोस्तों यहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको यहां पर याद रखना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है और इसी के जरिए यहां पर पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक्चुअली में यहां पर सिर्फ 1 ईयर का नहीं, बल्कि यहां पर आप देखोगे कि तो 3 ईयर्स का यहाँ पर प्रोग्राम होता है। मतलब इसमें कभी भी कोई भी बजट पेश किया जाता है तो उसमें 3 साल का स्टेटमेंट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, प्लस साथ साथ में जो करंट ईयर है उसका एक्सपेंडिचर रखा जाता है, और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें क्या हमारे यहाँ पर टारगेट होने वाले हैं उसके बारे में ये बताया जाता है। एक्चुअली में जो बजट पेश किया जाता है उसमें ना सिर्फ रिसिप्ट बल्कि एक्सपेंडिचर के बारे में भी यहाँ पर लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हम यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। इसमें दो तरीके की रिसिप्ट आ जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट आती है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट आती है और कैपिटल रिसिप्ट आती है। उसी के साथ साथ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। इसके बारे में यहाँ पर हम कभी एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर डिटेल से आपको टैक्स एंड नॉन टैक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आर्टिकल 112 है उसके जरिए है हमारे यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश होता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे के सेशन में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि इस बजट को रिप्रेजेंट कौन करता है। बजट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन बजट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? बजट मेकिंग का प्रोसेस यहाँ पर इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्या होता है? हमारे एक्चुअली में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके 6 डिपार्टमेंट है और 6 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट ऐसा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके जरिए ही हमारे यहाँ पर बजट मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। मतलब हमारे बजट मेकिंग का प्रोसेस कब शुरू होता है कि ठीक बजट रिप्रेजेंटेशन से पहले एक रस्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हलवा रस्म। और हलवा रस्म होती है जहां पर जितने भी बजट को बनाने वाले जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर एक जोन में जाते हैं जहां पर बजट की प्रिंटिंग और बजट मेकिंग का काम शुरू होता है। वो सारे इकोनॉमिक अफेयर्स के ही जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के ऑफिसर्स होते हैं और वो सारे लोग यहाँ पर एक जोन में, प्राइवेट जोन में चले जाते हैं और वहीं से बजट मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तब से लेकर और जब तक यहाँ पर बजट पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं हो जाता है तब तक वो सारे ऑफिसर्स यहाँ पर एक तरीके से अंडरग्राउंड रहकर काम करते हैं और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिक में नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक मार्केट में काफी सारे यहाँ पर इसको लेकर लाभ उठा सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसको मतलब यहाँ पर जब तक रिप्रेजेंट नहीं हो जाता है तब तक एक अंडर सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, इस चीज के बारे में यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि बजट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पर काम करता है बजट मेकिंग प्रोसेस में। आगे की हम बात करते हैं कि इस बार का जो बजट है उसका यहाँ पर विजन क्या है। तो विजन आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये है अमृतकाल। ठीक है, इस समय अमृतकाल चल रहा है। क्या है अमृतकाल? पिछले साल अनाउंस किया गया था अमृतकाल, यानी जब हम 100 एनिवर्सरी मनाएंगे अपने इंडिपेंडेंस की, उस समय के पीरियड तक हम यहाँ पर अमृतकाल मनाएंगे।
सो इस बार का जो बजट है वो अमृतकाल का पहला बजट है, ठीक है, ये याद रखना है। सो इस बार के बजट में यहां पर क्या खास चीज रखी गई है? खास चीज ये रखी गई है, जो यूथ है उनकी अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखा गया है। इस बार यूथ के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएशन करना है, यूथ पर फोकस करना है, ताकि उनको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में। और स्टार्टअप बिल्डअप करने के लिए भी वो यहाँ पर यूथ को कुछ ऐसा यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जिससे क्या हो कि यूथ ज्यादा से ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर एक फाइनेंशियल स्टेबल हो सके। साथ साथ में यहाँ पर देखोगे कि इस बार फोकस रहेगा हमारा ग्रोथ पर। ग्रोथ पर मतलब क्यों? क्योंकि दुनिया भर की जितने भी आपके यहाँ पर इकोनॉमी है, उनमें ज्यादा से ज्यादा मंदी के आसार हैं। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम अपने विजन को एक ग्रोथ में तब्दील कर सकें, अच्छी अच्छी हम लोग यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का अभी तक जो हमें टैग मिला है उसको हम बनाए रखें। और साथ साथ में हमारा जो ग्रोथ है उसको हम ऐसा नहीं सिर्फ ग्रोथ ही कर रहे हैं और ना बाकी सिर्फ हमारे पीछा छूटा चला जा रहा है। सो हम जॉब क्रिएशन पे भी ध्यान देंगे, जॉब क्रिएशन को भी हम यहाँ पर फोकस में लेकर आएंगे। सो यूथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ में अब यहां पर देखोगे कि तीसरा विजन जो रखा गया है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, वहां पर आप देखोगे कि एक ज्यादा महंगाई की वजह से एक रिसेशन आने के चांसेस है। सो हम क्या कर सकें इस एशिया में, एशिया के साउथ एशिया में जो इंडिया है वो अभी तक यहाँ पर सारी कंट्रियों के मुकाबले में एक स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पर कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको बनाए रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे बजट का विजन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। सो इसमें आप देखिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम है, जो इस बार के यहाँ पर क्या की फीचर्स रहे हैं बजट के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम को बताया गया कि 1.97 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो बजट है, मतलब पर कैपिटा इनकम है, वो आपका यहाँ पर डबल हो गया है, 1.9 लाख रुपीस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अमाउंट है जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है, और ये 9 सालों में लगभग क्या हो गया है, डबल हो गया। साथ साथ में की फीचर्स में आप देखोगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका भी साइज यहाँ पर 10th से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ये क्या है मतलब? ये ऐसी चीज है जहां पर आप देखोगे कि जीडीपी का जो आपका रेट, जो जीडीपी का टोटल जीडीपी का वैल्यूएशन रहता है, उसमें इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहां पर बन गई है। सो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी कंट्री है जिसको पीछे करके यहां पर इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ईपीएफओ की जो मेंबरशिप है, वो ईपीएफओ की मेंबरशिप में आप देखोगे कि 27 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो ये मोर देन यहाँ पर डबल्ड है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज जो जॉब्स हैं, ऑर्गेनाइज जॉब क्रिएशन है, उनकी संख्या धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही है। उसके साथ में हमारे यहाँ पर एक अनदर माइलस्टोन एक बना है, और वो है किस चीज का? 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर इस बार ट्रांजेक्शन हुआ है उनका, जिनकी वैल्यूएशन आप देखोगे कि 126 लाख करोड़ है, ये अब तक का हाईएस्ट है। और यहां पर आप देखोगे ये जो हुआ है 2022 में हुआ है। इसके बाद में आप देखोगे कि 11.7 करोड़ यहां पर इतने हाउस होल्ड को यहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। और ये कौन से मिशन के अंतर्गत था? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत था, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी इसकी, जरा यहां पर कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आगे हम बात करते हैं 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। एलपीजी कनेक्शन यहां पर आप देखोगे जो प्रोवाइड किए गए थे उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम्स के अंतर्गत यहां पर अभी तक 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और उसके बाद कोविड जो वैक्सीनेशन है उसमें हम लोग अभी तक 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन कर चुके हैं, जिसमें 102 करोड़ पर्सन को यहां पर कोविड वैक्सीन पहुंच चुकी है। साथ साथ में आप यहां पर देखोगे कि 47.8 करोड़ इतने प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट्स यहां पर ओपन किए जा चुके हैं। उसके बाद यहां पर आप देखोगे कि इंश्योरेंस कवर भी यहां पर काफी सारे लोगों को पहुंचा है, जिसमें आप संख्या देखोगे कि 44.6 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यहां पर इतने लोगों को अंडर कवर किया गया है। साथ साथ में आप यहां पर देखोगे कि कैश ट्रांसफर जो अभी तक
11.4 करोड़ फार्मर्स को 2.2 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं। कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, सो अब यहां पर बात आती है कि कौन कौन से की पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने हैं। सो आपको सारे ये जितने भी डेटा हैं इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इनकी स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये आपके लिए यहाँ पर इनफ होगा। सारे डेटा और सारे आपको यहाँ पर फैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहां पर देखेंगे कि इस बार का जो प्रायोरिटीज है वो क्या रखा गया है, बजट में प्रायोरिटीज क्या रखी गई हैं। बजट में प्रायोरिटीज रखी गई हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या है? यहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि सभी तक विकास का जो एजेंडा है वो सभी तक पहुंचे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब इस 7 ऋषियों का एक समूह था, जो आपका सप्तऋषि मंडल आकाश में देखा होगा। इसीलिए इसमें यहां पर पहला एजेंडा जो रखा गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट का जो गोल है वो सभी तक पहुंचे। ठीक है, कोई भी यहां पर डेवलपमेंट के विकास के साय से अछूता ना हो। ठीक है, सभी का विकास होना चाहिए, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में अगर कह सकें। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को शुरुआत किया गया था 11 5 ईयर प्लान में। ठीक है, साथ साथ में लास्ट माइल तक हमारी कनेक्टिविटी हो, मतलब दूर दराज के गांव में भी हम वहां तक पहुंच सके। ठीक है, साथ साथ में यहां पर आप देखोगे कि यूथ को एम्पावर किया जाए। जो इस बार का विजन भी है हमारा, यूथ एम्पावरमेंट पर काफी फोकस किया गया है, क्योंकि इस बार आप देखोगे कि कोविड की वजह से काफी सारे लोगों की यहां पर जॉब्स गई हैं, और जो स्टार्टअप की रफ्तार है वो भी थोड़ी सी धीमी हुई है पिछले साल की अपेक्षा में। सो उसको यहाँ पर सरकार का एजेंडा है कि इस बार स्टार्टअप और जो प्राइवेट जॉब्स हैं और प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर लाया जाए, जिससे यूथ को एम्पावरमेंट किया जा सके। साथ साथ में आप यहाँ पर देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी स्टेबल किया जाए और ग्रीन ग्रोथ पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखोगे कि जो अभी पोटेंशियल है हमारे पास में, पोटेंशियल है ग्रो करने का, उस पर भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद में यहां पर आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे भी यहां पर फोकस किया गया है। तो ये आपके 7 प्रायोरिटीज हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इनको यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके लिए यहां पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर जानते हैं कि इस बार का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बारे में बात की कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत इसमें क्या फोकस किया गया, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो इसमें किन चीजों को यहाँ पर टारगेट किया गया है? टारगेट किया गया है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स को। ठीक है, जिसके जरिए हम यहाँ पर सबका साथ और सबका विकास कर पाएंगे। क्या क्या चीजें रखी गई हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर पहली चीज है यहाँ पर बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटली हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं इतना हम यहाँ पर मैनुअली या फिर फिजिकली वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिससे क्या होगा कि बिल्डिंग एंड एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के पास में हम डिजिटली ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सके और उनको ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर एजुकेट कर सके डिजिटली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे दूसरा है यहाँ पर सेटिंग सेटिंग अप द एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। इसके बारे में हम आगे आगे भी डिटेल से बात करेंगे, जिससे क्या हो कि हम इनकरेज करेंगे उन इनोवेशंस को जो स्टार्टअप क्रिएट कर सके कहाँ, रूरल एरियाज में। इससे क्या हेल्प होगा? हेल्प ये होगा कि जो हमारे यहाँ पर माइग्रेशन है, ठीक है, माइग्रेशन, वो माइग्रेशन आपका यहाँ पर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ना हो। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो स्टार्टअप है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उनके एनवायरमेंट को हम रूरल एरियाज में बना सके। तो इसके लिए क्या हमें यहाँ पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, जैसे पावर है, लाइट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो प्रोवाइड करेगी, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, साथ साथ में यहाँ पर जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक्सेसिबिलिटी, जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। साथ साथ में यहाँ पर देखोगे जो एग्रीकल्चर फाइनेंस में आप देखोगे हॉर्टिकल्चर एंड क्लीन प्लांट प्रोग्राम यहां पर रखा गया है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से बात करेंगे, जहां पर प्रोडक्शंस को बूस्ट करने का प्रोग्राम दिया गया है, जिसमें आप देखोगे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को और हम आगे यहां पर बढ़ाएंगे। साथ साथ में फोकस किया गया है कि टारगेटेड फंडिंग है 20 लाख करोड़। जी हाँ, यहाँ नोट कर लीजिएगा 20 लाख करोड़। यहाँ पर ये क्या है,
ये आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर एक टारगेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स को 20 लाख करोड़ रुपीस का फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मतलब इतना लोन हम यहाँ पर इस बार का टारगेट रखे हैं, जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर के जो और एलाइड जो एक्टिविटीज हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया एंड फिशरी सेक्टर्स हो गया, यहाँ पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि मेक इन इंडिया ग्लोबल हब। सो मेक इन इंडिया ग्लोबल हब किस चीज के लिए? ये मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब है कि यानी जो आपका मोटा अनाज है उसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए श्री अन्ना प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करेंगे, स्कीम लॉन्च करेंगे। सो इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। फिर आप देखिएगा यहाँ पर सेटिंग अप द वाइडली अवेलेबल ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर फार्मर्स को दिक्कत होती है तो वो होती है स्टोरेज कैपेसिटी की। अगर उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में जो किसान यहाँ पर जो अच्छी फसल है उसके पास अच्छा उत्पादन अगर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसका अच्छा प्राइस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी हो तो वो मार्केट में क्या कर सकता है कि प्राइस अच्छे प्राइस पर ही बेचेगा, इससे पहले वो उस चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी उसके पास होगी। सो इससे फार्मर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। सो ये सारे यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स के गोल हैं। अब आगे यहाँ पर हम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारी स्कीम्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि 2200 करोड़ ये लॉन्च किए गए हैं। किस चीज के लिए? डिजीज फ्री डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स दिया गया है, जिससे यहाँ पर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सके। सो इस बार यहाँ पर याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वो किस सेक्टर्स के लिए लाया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एग्रीकल्चर के यहाँ पर लगाएंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, ठीक है। ये नोटिस कर लीजिएगा, रबी क्रॉप्स या खरीफ क्रॉप्स में आप यहाँ पर इस चीज को ना टिक करिएगा, ठीक है। सो अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से टारगेट करेंगे। टारगेट करेंगे कि एग्रीकल्चर में जो कोऑपरेटिव है वो कोऑपरेटिव कल्चर्स को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होता है कि जब कोऑपरेटिव कल्चर्स बढ़ता है तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी आसान हो जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, और जो आपका एक तरीके से जो प्राइस का नेगोशिएशन है वो भी अच्छा होता है मार्केट में। सो प्राइस भी अच्छा यहां पर मिलता है, ठीक है। सो इस चीज को यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स। यहां पर आप देखिए कि 2022 में जो आपका यहां पर एग्रीकल्चर का टारगेट था वो 186 लाख करोड़ रुपीस का था, ठीक है। सो इस बार हम उससे ज्यादा यहां पर देंगे, ठीक है। आप यहां पर देखिएगा कि एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड बनाएंगे, जो क्या करेगा, मैंने पहले ही आपको बताया कि स्टार्टअप यहां पर क्रिएट करेगा रूरल एरियाज में, जिससे क्या होगा कि जो माइग्रेशन है और साथ साथ में जो रूरल एरियाज के यूथ है और उनको यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेबल कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन कर सकें, ठीक है। फिर क्या है? आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। 20 लाख करोड़ रुपीस की यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और साथ साथ में डेयरी एंड फिशरी सेक्टर्स को यहाँ पर क्रेडिट देने का काम किया गया है। ये एग्रीकल्चर का एक एलाइड सेक्टर है जिसमें यहाँ पर स्पेशल एक तरीके का 20 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट रखने का प्रोग्राम रखा गया है, और एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी पर भी यहाँ पर काम होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने की तैयारी है, जहां पर एक स्कीम चलाई जाएगी श्री अन्ना। श्री अन्ना का मतलब है जितना भी मोटा अनाज है उसको हम ग्लोबल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। आगे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये पीएम प्रणाम ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो पीएम प्रणाम का मतलब क्या है? यहां पर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर्स में, मतलब जो हमारा फील्ड है, जो खेत है, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। सो पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा अल्टरनेटिव क्रिएट करेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी जो है वो कम कर सके, और एक बैलेंस यूज बनाए केमिकल फर्टिलाइजर का, और जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोस्ट है
जो ऑर्गेनिक हम खेती है उसके बारे में यहाँ पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। ठीक है, सो केमिकल जो फर्टिलाइजर है उससे क्या होता है कि हमारी धीरे धीरे सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और हर साल जो किसानों की कॉस्ट है वो बढ़ती रहती है। सो इस पे हम यहाँ पर ध्यान देंगे। साथ साथ में एक प्रोग्राम चलाया गया है मिस्टी। मिस्टी का मतलब क्या है कि जो मैंग्रोव है, हमारे जितने भी आपके यहाँ पर कोस्टल स्टेट है वहां पर आप देखोगे कि मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द सोरेलिन्स हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है, इससे काफी ज्यादा यहाँ पर इनकम क्रिएट होती है। सो इनको भी हम क्या करेंगे, मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे और साथ साथ में इनकी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, उस कोस्ट लाइन से हम ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे, सॉल्ट पैन लैंड्स को सिक्योर करेंगे और साथ साथ में यहाँ पर कन्वर्जेंस करेंगे इनको यहाँ पर थ्रू मनरेगा के तहत और कैंपा फंड एंड अनदर सोर्सेस के तहत। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक एंटिटी डिजी लॉकर्स की। ये क्यों बनाया गया है एंटिटी डिजी लॉकर्स? ये सेटअप किया गया है जो एमएसएमई है, हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनमें यहाँ पर, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एमएसएमई जो है उसमें यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है सर्विस सेक्टर्स की वो कितनी रखी गई है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइए। फिर क्या है कि लार्ज जो बिजनेस है एंड जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, इनके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक डिजी लॉकर बनाया गया है जिससे क्या कर सके कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहां पर हम स्टोर कर सकें और साथ साथ में जरूरत पड़ने पर हम उनसे उसको शेयर कर सकें। सो इससे इसमें क्या है कि हम पोटेंशियल जो है अनलीजिंग द पोटेंशियल्स, हमारे जो पोटेंशियल्स हैं उनको हम यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर अभी आगे लेकर आए। सो इसमें क्या है, इस बार गवर्नमेंट अनलीजिंग द पोटेंशियल्स में क्या काम करने वाली है, टूवर्ड्स द ट्रांसपेरेंट एंड द अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि फेज 3 ई कोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा लॉन्च किए जाएंगे और हम जो इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको जो है इंप्रूव करेंगे। साथ साथ में एक स्कीम चलाएगी विवाद से विश्वास स्कीम। ये यहाँ पर क्या होगा कि लेस स्ट्रेंजेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन ऑफ एमएसएमई, मतलब एमएसएमई का अगर आपको किसी को लाइसेंस लेना है या एमएसएमई के जरिए यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस बार यहाँ पर विवाद से विश्वास सेकेंड स्कीम भी लॉन्च किया गया जिससे क्या हो कि इजियर सेटलमेंट हो सके, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है गवर्नमेंट एंड जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है उनको रिजॉल्व किया जा सके, जिससे क्या होगा कि हमारे एरिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट यहाँ पर जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। फिर क्या है कि इनपुट बेस्ड एंड रिजल्ट बेस्ड यहाँ पर फाइनेंसिंग फॉर द बेटर एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेस, जो हमारे यहाँ पर जो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है उसको हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनपुट बेस पर बेटर एलोकेशन वहां पर कर पाए, बेटर फाइनेंसिंग कर पाए, ठीक है। साथ साथ में एंटिटी डिजी लॉकर्स, ये मैंने आपको बताया कि एंटिटी डिजी लॉकर्स ये क्यों रखा गया है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर्स के जितने भी यहाँ पर बिजनेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके शेयरिंग के लिए, और उसके यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप एमएसएमई खोलने वाले तो आप एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर फिरते जा रहे हैं, तो आप डिजी लॉकर की फैसिलिटी से आप उसको शेयर कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। आगे यहाँ पर ये एक तरीके का जो बायो ग्रीन्स रिसोर्सेस धन प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं गोवर्धन प्रोग्राम। गोवर्धन प्रोग्राम क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। इसका मतलब क्या है कि इस बार फोकस करने वाली है गवर्नमेंट 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है 10,000 करोड़, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा अभी हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उस वेस्ट से हम बायोगैस कैसे जनरेट कर सके, उससे हम यहाँ पर कैसे एनर्जी जनरेट कर सके, जिससे हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे और उस प्लांटेशन से हम बायोगैस या बायो एनर्जी यहाँ पर हम कुछ भी बना सके और इस एनर्जी को हम सेल कर सके या अपने लिए यूज कर सके, जिससे हमारी काफी ज्यादा यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होगी। सो इसको यहाँ पर याद रखिएगा गोवर्धन प्रोग्राम। इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया अभी पीएम प्रणाम योजना जो रखी गई है, ये फर्टिलाइजर का एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल एक्शंस, ठीक है। और उसके साथ साथ में मिष्टी प्रोग्राम याद रखिएगा, मिष्टी प्रोग्राम किसके लिए है,
कि मैंग्रोव प्लांटेशन किए जाएंगे कहां पर, जो कोस्टलाइन स्टेट है उनके साथ में, और अमृत धरोहर, ठीक है, ये भी प्रोग्राम यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ऑप्टिमल स्टोरेज ऑफ वेटलैंड्स, मतलब ऑप्टिमल यूजेस ऑफ वेटलैंड्स, जो वेटलैंड है उनको हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कर सके, उनकी यूजेस को क्रिएट कर सके, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया गया है अमृत धरोहर, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारे जो यूथ है, उस यूथ के लिए इस बार क्या खास रखा गया है। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्कीम चालू की गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका इस बार 4.0 यहाँ पर प्रोग्राम है, मतलब ये इसका जो प्रोग्राम है उसका 4.0 यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया है। और इसके तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया है कि स्किल लैक्स ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड कवरिंग द न्यू एज कोर्सेज। जो नए एज के कोर्सेज आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर हम टारगेट करेंगे, जिससे हमारी यूथ को और ज्यादा एम्पावर किया जा सके। उनमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कौन से नए कोर्सेज, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मैकेनोट्रिक्स हो गया, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर इससे कोर्सेस के जरिए कुछ स्किल सीखेंगे और यहाँ पर जॉब्स क्रिएशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो इस बार यहाँ पर क्या किया गया है कि 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे मेक इन इंडिया को भी हेल्प मिलेगी और साथ साथ में यूथ को भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और उसके बाद में यहाँ पर देखोगे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलाई जाएगी, जिसमें यहाँ पर टारगेट किया जाएगी कि 47 लाख यूथ को 3 इयर्स के अंतर्गत हम यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ में उनके अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार इसका जो है 4th जो प्रोग्राम है, 4 साल हो गए हैं, तो 4.0 यहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्रीज एंड पार्टनरशिप एंड अलाइनमेंट ऑफ द कोर्सेज विद द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। नए नए जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट करके हम यहाँ पर यूथ को स्किल्स देने का काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है ये भी सेटअप किए जाएंगे। इसमें यहाँ पर आप देखोगे कि फास्टर रिस्पॉन्स दिया जा सके। किसको दिया जा सके भाई? कंपनीज को दिया जा सके, जिससे क्या हो कि हम सेंट्रलाइज यहाँ पर एक हब बनाए और उस सेंट्रलाइज हब में सारी चीजें यहाँ पर हैंडल हो। जैसे उनके वेरियस फॉर्म्स हैं, फील्ड है, वहां पे वेरियस ऑफिसर्स हैं, उसको इंक्वायरी कर सके। और ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, यानी किसी भी पर्सन को अगर एक कंपनी ओपन करनी है तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा इस ऑफिस से उस ऑफिस यहाँ पर जाए। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है, जहां पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। सो सेंट्रलाइजिंग हब एक बनेगा। साथ साथ में यहां पर इस बार देखोगे कि मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है वो सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम्स को लेकर ये आपका यहां पर 15 लाख से 30 लाख यहां पर कर दी गई है, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपका यहां पर जो डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन्स का, वो भी यहां पर सेविंग स्कीम्स में बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब उसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी यहां पर देखना है आपको, और वो है क्या? फिस्कल डेफिसिट। जी हाँ, फिस्कल डेफिसिट यहां पर आप देखोगे कि 4.5% ये हमारा टारगेट किया गया है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हमारा फिस्कल डेफिसिट, एक्चुअली में हम पहले बताते हैं आपको क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार के पास जो इनकम आई है और उस इनकम के बाद यहाँ पर उसका खर्चा कितना है। तो इनकम कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? घाटा होता है। तो इस घाटे को यहाँ पर आप देखोगे कि ये 20% पहुंच गया था अराउंड, यहाँ पर जब आपका कोरोना काल था। तो इसको हम यहाँ पर 2025-26 तक 4.5% तक लेकर आएंगे, ठीक है। सो इस बार यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है 6.7% से 6.4 टारगेट किया गया है, 6.4। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का यहाँ पर 5.9% का टारगेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, इनइफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू डेफिसिट तो इंपॉर्टेंट है, फिर प्राइमरी डेफिसिट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि 2.9% है, ये 2.3% है और यहाँ पर 1.7% है, ठीक है। सो इसके बारे में यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं
एक सब स्कीम यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, मत्स्य संपदा योजना यहाँ पर इसके इसके बारे में क्या रखा गया है कि 6,000 करोड़ यहाँ पर रखे गए। अच्छा, जो प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं उनका जो अमाउंट रखा जा रहा है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि टू बी लॉन्च फर्दर इनेबल एक्टिविटीज ऑफ फिशरमैन। तो ये 6,000 करोड़ जो रखे गए हैं फिशरमैन के लिए, जो फिश वेंडर्स हैं एंड जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनके जरिए यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा सके। इंप्रूव द वैल्यू ऑफ चेन एफिशिएंसीज, मतलब एमएसएमई को चेन एफिशिएंसीज में, जैसे मान लो अब हम फिशिंग को ज्यादा से ज्यादा मेनलैंड एरिया में जाना चाहते हैं और कोस्टल लैंड से, तो क्या होगी, अगर चेन सिस्टम अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इन्वॉल्व होंगी, तभी हम वहां को फ्रेश फिशीज और जो आपकी मत्स्य संपदा योजना है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। सो इसके मार्केट को भी हम एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे कि टारगेट किया गया है हमारे यहाँ पर फिश प्रोडक्शन को 220 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, ये 2000 यहाँ पर 24-25 के लिए प्रोग्राम रखा गया है। साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि 20,000 करोड़ यहाँ पर रखा गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर का आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि सागर मित्र योजना, ये आपका यहाँ पर सागर मित्र योजना, इसमें आप देखोगे कि 3,477 ये कोस्टल विलेजर्स होंगे जो आपके यहाँ पर फिशिंग को और ज्यादा प्रमोट करने का काम करेंगे। साथ साथ में फिर देखोगे डबलिंग फिशिंग एंड फिश फार्मर्स एंड इनकम एंड जनरेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, सो इसके बारे में यहाँ पर फिशिंग एरिया से जुड़े हुए जितने फार्मर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनकम उनकी जनरेशन बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर में हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रमोट करें और खासकर डिजिटली हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें और फार्मर की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम डिजिटली सॉल्व करने का प्रयास करें। सो इसमें क्या है कि हम एक ओपन सोर्स प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को सेंट्रिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ साथ कैसे, जैसे एग्री टेक कंपनीज हैं और स्टार्टअप हैं वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यहाँ पर बन सके। और इससे क्या होगा कि कंप्यूटराइजेशन हम करेंगे, खासकर मैं अगर देखेंगे स्टार्टअप हमारे प्रमोट हो रहे हैं। सो स्टार्टअप कैसे प्रमोट होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम रूरल एरियाज में फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और टारगेट किया गया है इस बार कंप्यूटराइजेशन का 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फंड रखा है 2,516 करोड़ रुपीज इनिशिएट किए गए हैं। सो न्यू एज यहाँ पर एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मर्स के लिए, जो मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और जो चैलेंजेस फेस करते हैं फार्मर्स, जैसे मान लो एग्रीकल्चर में यहाँ पर कोई फसल है, उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिजीज आता है, कोई इफेक्टेड होती है फसल, क्रॉप्स होती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसकी बेटर प्राइस हम यहाँ पर कैसे पाएं, मार्केट के बारे में कैसी चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर एक डिजिटली हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो एक हेल्थ सेक्टर्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस किया है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर 2.1% यहाँ पर बढ़ाया है 2023 के लिए। और इस बार का प्रोग्राम है कि हम सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है कि जो सिकल सेल एनीमिया की वजह से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनका इलाज किया जा सके। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे, जो आईसीएमआर लैब्स यहाँ पर के थ्रू यहाँ पर प्रमोट होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स की, जो इंडिया एक हब है फार्मास्यूटिकल्स का, उसको हम और ज्यादा यहाँ पर प्रमोट कर सके। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसको हम यहाँ पर कैसे बेनिफिट करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीवीटीजी मतलब जो आपका यहाँ पर
जो आपके प्रधानमंत्री जो एक पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स होता है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो कर्नाटका के ड्रॉट रीजन्स हैं उनको हम माइक्रो इरिगेशन प्रोवाइड कर सकें, उनके लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सो अब उसके बाद यहां पर देखोगे कि जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, ठीक है, जो रेजिडेंशियल एरिया में रखे गए हैं जहां पर ट्राइबल्स ग्रुप्स को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जा सके, सो इसमें यहां पर हम और टीचर्स यहां पर हायर करेंगे। ठीक है, सो और टीचर मतलब 3,88,000 हम लगभग यहाँ पर टीचर्स को रखेंगे, जो आपके 740 एकलव्य मॉडल स्कूल्स को यहाँ पर उसमें यहाँ पर एजुकेट करेंगे जो ट्राइबल्स ग्रुप है। साथ साथ में हम जो फ्री फूड ग्रेन है, मतलब आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट ने एक फ्री फूड ग्रेन यहाँ पर अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सभी को फ्री राशन मिलता था, तो इसको हम नेक्स्ट 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड करेंगे, जिससे क्या है कि 80 करोड़ जो लोग हैं उनको मुफ्त अनाज यहाँ पर मिल सके। फिर क्या है, एक योजना शुरू की गई है भारत श्री। भारत श्री का मतलब है कि यहाँ पर जो पुराने एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है उनको हम डिजिटलाइज कर सके, मतलब अब किसी म्यूजियम में जो रखे हुए इंस्क्रिप्शन है उसका हम डिजिटल एक प्रमोशन कर सके। ठीक है, साथ साथ में जो पीएम आवास योजना है इसको भी हम एनहांस कर सके। ठीक है, सो 66% हमें यहाँ पर आउटले रखा गया है इस बार का, कि हम इतना प्रधानमंत्री आवास योजना को एनहांस कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर्स में, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये क्या किया गया है, ये इसलिए रखा गया है कि ताकि हम यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चला सकें, और उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा एजुकेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, और वहां पे जो टीचर्स होंगे, जो गवर्नमेंट टीचर्स हों, उनको हम अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रंस एंड जो आपके यहाँ एडोलसेंट्स है उनको क्या करेंगे, हम एक तरीके की डिजिटल ई जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जो आपके यहाँ पर लैंग्वेज है, अदर अदर लैंग्वेज में हर तरीके की यहाँ पर डिजिटली बुक्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हर कोई पर्सन हर तरीके की बुक्स यहाँ पर डिजिटली एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है यहाँ पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, मतलब जो सिविल सर्वेंट डिपार्टमेंट है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट एक मिशन लॉन्च की है, मिशन कर्मयोगी। याद रखिएगा, मिशन कर्मयोगी। सो मिशन कर्मयोगी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक तरीके के जो लोकल प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व करके हम एक वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस बनाए। मतलब जैसे आपको इंडिया में आप कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो आप ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन का एक लैकिंग पॉइंट होने की वजह से बाहर का जो इन्वेस्टर आता है वो इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं खोज पाता। सो इसलिए हम यहाँ पर मिशन कर्मयोगी लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा आई गॉट कर्मयोगी। जिससे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देंगे लैक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो अपने आप की स्किल को अपग्रेड कर सकें, और लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर एक सेंट्रिक प्रॉब्लम, हम लोगों की जो प्रॉब्लम है उनका हम एक सेंट्रिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया कि एक तरीके का हम ई लर्निंग प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके जरिए हम सिविल सर्वेंट या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको हम स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, और जो पीपुल्स हैं उनको यहाँ पर एक सेंट्रिक हब होगा जहां पर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जाएगा। ठीक है, to create the continuous and frictionless and guided capacity building for all civil servant। ठीक है, सो खासकर ये सिविल सर्वेंट एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बनाया गया है। अब बात आती है जो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए एक पहले प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और उसके लिए क्या किया जाएगा, एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। उस यूनिटी मॉल में यहाँ पर जितने भी आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स के हैंडीक्राफ्ट्स हैं और साथ साथ में उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर प्रमोशन किया जा सके, ताकि उनके प्रोडक्ट को लोकल लेवल तक यहाँ पर पहुंचाया जा सके।
अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है टैक्सेशन सिस्टम। जी हाँ, इस बार का टैक्सेशन सिस्टम उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया गया, और ये चेंजेस कई लोग मानते हैं कि इस बार के टैक्सेशन सिस्टम में और पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कोई खास अंतर नहीं रखा गया है, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया गया है। कि पिछले वाले में क्या था कि बहुत सारी रिबेट मिल जाती थी, इस बार सारी रिबेट्स को यहाँ पर हटा लिया। सो क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो पर्सनल टैक्स है उसमें यहाँ पर 7 लाख तक का कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। याद रखिएगा कि अगर आपकी पर्सनल इनकम 7 लाख रुपीज तक है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले क्या था कि ये 5 लाख तक था, अब ये 7 लाख बढ़ाकर कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बदलाव है। बदलाव क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो इनकम है वो 7 लाख से ज्यादा होता है, 8 लाख हो जाता है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है वो आपका 3 लाख से चार्ज होगा। मतलब फिर से आप समझिए बात को, कि 7 लाख से इनकम ज्यादा होने पर, सपोज दैट आपकी इनकम यहाँ पर 9 लाख 8 लाख है, तो अब आपका टैक्सेस यहाँ पर 3 लाख से लगेगा, ठीक है। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से आपका 6 लाख तक आपका 5%, 6 लाख से आपका 9 लाख तक 10% है, फिर उसके बाद 9 लाख से 12 लाख पर 15% है, और 12 लाख से 15 लाख पर 20% है, और इसके ऊपर 15 लाख से ऊपर 30% है, उसके ऊपर सेस और सरचार्ज यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इस बार 5 टैक्स स्लैब रखे गए हैं, जिसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर 7 लाख से ऊपर कोई टैक्स होता, मतलब इनकम होती है, तब आपका टैक्स स्लैब जो होगा वो आपका 3 लाख से चालू होगा, ठीक है। सो ये था टैक्स सिस्टम में। और उसके बाद यहाँ पर हम एक जो एस्टिमेशन है उसको हम देखते हैं। इसमें आप देखिएगा कि जो पिछले साल के कुछ टारगेट हैं, इनको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट पे बात कर चुके थे कि 6.4% यहाँ पर अचीव है, और नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट आप नोट कर लीजिएगा 5.9% है, ठीक है। टैक्स का जो रिसिप्ट है एस्टिमेटेड नेक्स्ट ईयर का हमारा 23.3 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट रखा गया है, और टोटल जो हमारी रिसिप्ट है एंड अदर देन द बोरोइंग रिसिप्ट, इसको हम लोग यहाँ पर 27.2 लाख करोड़ रुपीस हम यहाँ पर रखेंगे। सो हमारा एस्टिमेटेड है कि हम अगले साल की जो रिसिप्ट है वो 45 लाख करोड़ रुपए का हम एस्टिमेशन रखेंगे। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, मैंने आपको क्या बताया, 2023-24 के लिए यहाँ पर हम एक तरीके की जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें 11.8 करोड़ रुपीस की जो सिक्योरिटीज है उसका हम एक नेट मार्केट बोरोइंग करेंगे। मतलब फिस्कल डेफिसिट को हम ये लोग के यहाँ पर टारगेट करने के लिए 11.8 लाख करोड़ रुपीस की हम लोग एक तरीके के डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए हम नेट मार्केट बोरोइंग करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम रखा गया है। और साथ साथ में जो ग्रास मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम है उसको कितना रखा गया है, ये यहाँ पर 15.4 लाख करोड़ रुपीस का हमारा ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। सो इसमें यहाँ पर आप देखोगे कि जो नेक्स्ट ईयर के जो टारगेट है उसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर जल्द मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।